हेलो सबको, हितेश यहाँ है और आज हम बात करने जा रहे हैं उस फिल्म की जिसका नाम है 1920 ईविल रिटर्न, जो कि 1920 फ्रेंचाइज की चौथी किस्त है। इससे पहले मैंने इस सीरीज का दूसरा पार्ट 1920 हॉरर ऑफ द हार्ट एक्सप्लेन किया था और उस वीडियो में मैंने आप लोगों से पूछा भी था। फिर आप सबने बहुत ज्यादा डिमांड की थी कमेंट सेक्शन में कि पूरी 1920 की फ्रेंचाइज लाओ। तो ये जो पार्ट है वो मेरा पर्सनल फेवरेट है और उसकी वजह है इस फिल्म के गाने, इस फिल्म में एक्टर्स की अदाकारी और कहीं न कहीं मुझे इसकी कहानी भी पहले वाले हिस्सों के मुकाबले थोड़ी बेहतर लगी। तो अब बगैर वक्त जाया किए सीधे चलते हैं इस कहानी की मैं स्टोरी लाइन की तरफ। कहानी जो कि 1920 के दौर में सेट है, बिल्कुल उसी जमाने में। और जो जगह दिखाई गई है वो है लंदन। दो घोड़े आकर एक बड़े से महल के सामने रुकते हैं और फिल्म की जो हीरोइन है उसका नाम है स्मृति। एक शख्स उसके पास आता है और कहता है, मैडम आप यहां कब तक रुकेंगी? जिस पर स्मृति कहती है, वो रूह मुझे यहां से जाने नहीं देगी। इस पर नौकर कहता है कि अब मैं आया हूं आपको इन सब मसाइल से निकालने के लिए। मैंने शाहपुर वाले बाबा से एक ऐसा शीशा मंगवाया है जो आपकी मदद करेगा यहां से निकलने में। तो हमारी स्मृति इस घर के अंदर किसी रूहानी ताकत की वजह से फंसी हुई है और इसीलिए उसने अपने नौकर रामू को भेजा था मदद लाने के लिए। आखिरकार जब वो तावीज वाला शीशा आता है तो वो रात को अपने घुड़सवार के साथ घर से निकलती है और ये दोनों उस जगह या गांव से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। स्मृति के पास शीशा भी होता है और वो बार बार इधर उधर देखती है कहीं कोई भूत या रूह तो उनका पीछा नहीं कर रही। मगर फिर अचानक उसका घोड़ा रुक जाता है। घुड़सवार कहता है, ठीक है मैडम, मैं उतर कर चेक करता हूं, लेकिन बहुत देर बीत जाने के बाद भी वो नहीं लौटता। अब घने जंगल के बीच में मैडम फिर से अपना शीशा निकालती है। वो उस शीशे से देखती है कि कोई रूहानी ताकत तो पास नहीं। मगर फिर मैडम को अपना घुड़सवार दूर दिखाई देता है और जैसे ही वो उसके पास जाती है पता चलता है कि उस पर भी किसी रूह ने कब्जा कर लिया है और असल में अब उसका शीशा भी गिरकर टूट जाता है और अब वो खुद भूत की गिरफ्त में आ जाती है। इसके बाद कहानी का दूसरा लीड कैरेक्टर सामने आता है जिसका नाम है जयदेव वर्मा, जो खुद एक बहुत बड़े मेंशन का मालिक है। जैसे ही वो एक ही हालत में उठता है उसकी बहन कोरोना उससे पूछती है, कब तक उस लड़की के गम में शराब पीते रहोगे? तो होता कुछ यूं है कि हमारा जयदेव वर्मा एक अनजान लड़की से मोहब्बत कर बैठा था जिससे वो हमेशा खुतों के जरिए बात करता था। लेकिन कुछ वक्त पहले उसे खबर मिली कि वो लड़की इंतकाल कर चुकी है। मोहब्बत न मिलने के गम में वो हर रोज शराब में डूबा रहता है। मगर अब वो अपनी बहन को समझाकर अपने पुराने काम पर वापस आ जाता है। तो वो असल में एक राइटर है, शायरियां और नज़में लिखता है। शहर में उसका बड़ा नाम है और एक आलीशान घर है। अब अपनी बहन को समझाकर जयदेव वर्मा एक नई कहानी या नज्म की तलाश में निकल पड़ता है और वो अपने कीमती घोड़े पर सवार होकर हरी भरी वादियों की तरफ जाता है और पता नहीं कौन से पत्थर के ज़माने में जाकर बैठ जाता है। फिर उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ती है जो पानी के पास बेहोश पड़ी होती है। तो वो उसे उठाकर अपने घर ले आता है। लेकिन फिर कोरोना को उसके पास से एक चूड़ी मिलती है। अब उस चूड़ी का राज क्या है वो मैं आपको फिल्म में आगे बताऊंगा। जब वो लोग रात को खाना खा रहे होते हैं तो उन्हें लगता है ये लड़की क्यों लाई गई है। जयदेव कहता है कि बेचारी अकेली थी, कोई मदद नहीं कर रहा था, इसलिए मैं उसे अपने घर ले आया। अब जब वो रात को सो रहा होता है तो स्मृति उसके पास आती है और कहती है, इस घर में कुछ है जो मुझे डराता है। शायद कोई रूह है, लेकिन जब जयदेव घर के बाहर देखता है तो उसे कुछ नहीं मिलता। अगले दिन एक डॉक्टर बुलाया जाता है जो उसकी हालत, नाम, गांव, कहां से आई है, क्या करती है और कहां जाना चाहती है पूछता है। लेकिन याददाश्त खोने की वजह से स्मृति को अपना नाम तक याद नहीं होता, बल्कि उसे सब कुछ भूल चुका होता है। तो कोरोना अपने भाई जयदेव से कहती है, इसे घर से निकाल दो। न जाने किस खानदान की है, किस घर से आई है, कहीं झर वगैरह ना हो, बस निकालो इसे। लेकिन जयदेव कहता है, मुझे इस लड़की की मौजूदगी से एक अजनबी सा रिश्ता महसूस होता है, तो जब तक इसकी याददाश्त वापस नहीं आती मैं इसकी मदद करूंगा। और फिर फिल्म में आता है एक बहुत ही खूबसूरत गाना, हम भी तन्हा तुम भी तन्हा। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, मेरी कुछ फेवरेट बॉलीवुड फिल्में हैं ऐसी जिनके गाने तो हर फिल्म में होते हैं, लेकिन कुछ फिल्में होती हैं जिनका पूरा साउंड ट्रैक ही बेहतरीन होता है। अब जैसे ये फिल्म 1920 ईविल रिटर्न, ऐसे ही कुछ और फिल्में हैं मेरी पसंदीदा लिस्ट में, जैसे रॉकस्टार, आशिकी 2, एक विलन और MS धोनी। ये वो फिल्में हैं जिनका हर एक गाना सुनने लायक है।
और शायद यही वजह रही कि ये फिल्म मुझे अपने गानों की वजह से ज्यादा पसंद आई। तो जो नज्म या गाना जयदेव ने लिखा था, वही गाना स्मृति गाती है। अब जयदेव को बहुत हैरत होती है कि आखिर ये नज्म तो उसने लिखी थी, अब ये लड़की जिसे उसने कभी देखा तक नहीं, वो उसी को गा रही है, उसे म्यूजिक दे रही है। ये कैसे मुमकिन है? तो वो कहता है, चलो आज से तुम्हारा नाम संगीता रख लेते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि तुम्हें ये गाना कहाँ से मिला? जहां वो फिर कहती है, मुझे नहीं मालूम। उसी रात बंकिमल, जो कि गूंगे और बहरे होते हैं, उनके घर के पास आते हैं और देखते हैं कि बहुत सारे काले कौवे उड़ रहे होते हैं। यानी आज की रात कोई मनहूस रात होने वाली है। स्मृति को रात को फिर से डर लगने लगता है। वो जयदेव से कहती है, चलो घर में एक बार चेक करते हैं। जब वो दरवाजा बंद करता है, थोड़ी देर बाद वो फिर से खुला मिलता है। इसका मतलब कोई रूह बार बार अंदर आने की कोशिश कर रही थी। जयदेव उसे अपने कमरे में सुलाता है, खुद सोफे पर सोता है और सारी रात उसे देखता रहता है। यहीं कहीं वो उसे दिल भी देने लगता है। अगली सुबह वो फिर कॉलेज में अपनी शायरी पेश करने जाता है, जहां रास्ते में बंकिमल उसे टोक कर कहते हैं कि तुम्हारे घर में कोई शर है, उसे जल्द से जल्द बाहर निकालो। उसी दिन घर की नौकरानी को एक खत मिलता है, जिसमें किसी संगीता नाम की औरत ने अपनी बेटी को भेजने की बात कही होती है। जब सब लोग खाना खा रहे होते हैं, स्मृति को उल्टी होती है और उल्टी से लोहे की कील निकलती है। ये देख के सब हैरान रह जाते हैं। कोरोना कहती है कि इस पर कोई भूत प्रेत सवार है। स्मृति ये सब सुन लेती है और घर छोड़ने लगती है, मगर जयदेव उसे रोकता है और कहता है कि तुम्हें याददाश्त चली गई है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। फिर वो उसे गांव के डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर एक्सरे मशीन से चेक करता है और बताता है कि इसके जिस्म से कई कीलें निकली हैं, लेकिन अब भी कुछ लोहा अंदर रह गया है। उन्हें शहर जाना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल मरीज की हालत खराब है, रात यहीं अस्पताल में गुजारनी पड़ेगी। रात में स्मृति को एक बूढ़ी औरत मिलती है, जो डरावनी मुस्कान देते हुए कहती है, अब तुम नहीं बचोगी। स्मृति डर कर नर्स को बताती है, तो नर्स कहती है, वो औरत तो सुबह ही मर चुकी थी। अगले दिन वो दोनों शहर के लिए निकलते हैं, लेकिन रास्ता लंबा होने की वजह से एक पुरानी हवेली में रुक जाते हैं। वहां का माहौल बहुत हसीन होता है, एक गाना चलता है और दोनों के बीच मोहब्बत बढ़ती है। मगर रात को फिर स्मृति को आवाजें सुनाई देती हैं। वो हवेली से बाहर जाती है और उसी घुड़सवार को देखती है जो पहले जंगल में गायब हो गया था। उसे देखते ही स्मृति को अपने अतीत की यादें आने लगती हैं, एक शीशा जो उसके पास हुआ करता था और अब गुम हो चुका है। जयदेव भी उसे ढूंढते हुए बाहर आता है और काफी तलाश के बाद उसे पाता है, मगर अब स्मृति पर कब्जा हो चुका होता है। वो उसे अस्पताल नहीं ले जाता बल्कि सीधे अपने घर लाता है और अब बंकिमल को बुलाता है। बंकिमल आते हैं और कहते हैं, मैं तो पहले ही कह चुका था कि इस लड़की के अंदर बुरी रूह है, मगर तुमने सुना नहीं। फिर वो बताते हैं कि वो उस कब्रिस्तान के रखवाले हैं जहां जयदेव के अब्बा और दादा दफन हैं। बंकिमल अपने हाथ पर इत्र लगाते हैं, क्योंकि भूतों को इत्र की खुशबू बहुत भाती है। तभी संगीता जाग जाती है और कहती है, तुम बंकिमल हो, तुम्हारे अब्बा डंकीमल और तुम्हारे दादा शैम्पीमल थे, या कुछ ऐसा जिसे अब सही से याद भी नहीं। उस लड़की के अंदर जो रूह दाखिल थी, वो बहुत ही ताकतवर थी। उसे हर आने वाले वाक़े की खबर थी। उसने बंकीमल को सख्त अल्फाज में कहा कि जल्दी यहां से निकल जाओ, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन बंकीमल भी कोई मामूली इंसान नहीं था। उसने कहा, यह जिन्न इतनी आसानी से नहीं जाएगा, कोई और रास्ता निकालना होगा। उसे मालूम था कि ऐसी रूहें सूरज की रोशनी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो उन्होंने उस जिन्न की हाथ पांव बांध दिए और उसे खिड़की के पास ले जाकर जैसे ही पर्दा हटाया, धूप सीधी उस पर पड़ी। रूह चीख उठी, कुर्सी तोड़ दी और अंधेरे में जाकर दुबक गई। ये सब मंजर जयदेव और उसका दोस्त कोरोना भी देख रहे थे। उन्हें एहसास हो गया कि ये रूह अब उनके घर में दाखिल हो चुकी है और अब आसानी से जाएगी नहीं। फिर वो लोग रात को कब्रिस्तान पहुंचे। बंकीमल ने बताया कि इस लड़की के अंदर एक प्यासा जिन्न दाखिल हो गया है, जिसे सुकून तब मिलेगा जब वो इस लड़की को अपने साथ ले जाएगा। जयदेव ने कहा, कुछ भी करो, लेकिन इस लड़की को कुछ नहीं होना चाहिए, मैं इसे दोबारा जिंदा दिल बनाऊंगा। फिर वो लोग रात को वापस आते हैं और रूह से मुकाबला करते हैं। रूह इतना गुस्से में आ जाती है कि पूरा पलंग हिला देती है, उल्टियां करती है और कहती है, अब इस घर का हर शख्स मरेगा। शुरुआत होगी इस बूढ़ी औरत से। जैसे ही औरत पीछे मुड़ती है, उसकी कमर पर फातिमा लिखा होता है, यानी वो उसकी बेटी थी। जयदेव समझ जाता है कि सबसे पहले फातिमा को बचाना होगा। वो जल्दी से वो खत निकालता है जो कभी उसे मिला था, और जैसे ही लिखावट देखता है, उसे पहचान हो जाती है कि ये तो वही लड़की स्मृति की लिखावट है जिससे वो मोहब्बत करता था, जो उसे चिट्ठियां भेजा करती थी।
यहीं से कहानी फ्लैशबैक में जाती है। करीब 1 साल पहले जयदेव वर्मा का नाम हर जुबान पर था। उसकी शायरी, किस्से और अल्फाज पूरे इलाके में मशहूर थे। दूर कहीं स्मृति भी उसकी शायरी से दिल लगा बैठी थी। दोनों चिट्ठियों के जरिए एक दूसरे से बात करने लगे। हर रोज के एहसासात शायरी में ढलकर उनके दरमियान लिखे जाते थे। मगर एक रोज जब जयदेव स्मृति से मिलने उसके घर गया तो नौकर ने बताया कि स्मृति सीढ़ियों से गिरकर मर चुकी है। ये सुनकर जयदेव का दिल टूट गया। उसे लगा कि उसका प्यार उससे हमेशा के लिए बिछड़ गया। लेकिन जब वो उसके पुराने घर गया तो उसकी बड़ी बहन ने बताया कि तुम तो खुद स्मृति को लेने आए थे, फिर अब क्यों पूछ रहे हो? और उसने एक खत भी दिखाया जिसमें लिखा था, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूं। जयदेव हैरान रह गया, मैंने तो ऐसा कोई खत भेजा ही नहीं। उधर जब वो अपने घर वापस आया तो देखा कि उसकी बहन ने फांसी लगा ली है। उसके पास एक खत पड़ा था जिसमें लिखा था, मैं और तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त अमर एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, लेकिन अमर ने मुझे सिर्फ इस्तेमाल किया। उसे तुम्हारी दौलत और शोहरत चाहिए थी, मोहब्बत नहीं। जयदेव वर्मा एक शायर से मोहब्बत करता था और उससे मिलने ही वाला था। लेकिन अमर, जो उसका जिगरी दोस्त था, उसी मोहब्बत को हथियाने की कोशिश में लग गया। उसे स्मृति का पता मुझसे मिला और फिर वो खुद जयदेव वर्मा बनकर स्मृति के पास पहुंचा। नौकर को पैसे दिए और झूठी खबर फैला दी कि स्मृति की मौत हो गई है। अमर अब अपने ख्वाबों का महल बसा रहा था। सोच रहा था कि अब तो जयदेव मर गया और उसे उसका इश्क भी नहीं मिलेगा। मगर स्मृति, जिसे हमेशा जयदेव की शायरी से लगाव था, एक दिन उसके सामने एक शेर पढ़ती है, लेकिन अमर जवाब नहीं दे पाता। स्मृति समझ जाती है कि ये जयदेव नहीं, कोई और है। फिर दोनों में झगड़ा होता है और एक धक्का लगने से अमर की मौत हो जाती है। फिर स्मृति और नौकर रामू उसे उसी हवेली में दफन कर देते हैं, वही हवेली जो शुरू में दिखाई गई थी। और वहीं अमर की भटकती रूह स्मृति के जिस्म में दाखिल हो जाती है। इसलिए स्मृति उस घर से बाहर नहीं निकल पा रही थी। जब असली जयदेव वर्मा को इस सच्चाई का इल्म होता है तो उसे गहरा सदमा लगता है। सबसे पहले वो अपनी बहन का अंतिम संस्कार करता है, फिर बंकीमल के साथ मिलकर एक योजना बनाता है कि स्मृति को गायत्री मंत्र वाले कपड़े में लपेटकर उसी घर ले जाया जाएगा और अमर की लाश को छुआया जाएगा ताकि रूह अपने जिस्म में वापस चली जाए। लेकिन जैसे ही सब कुछ करने लगते हैं, एक तेज तूफान आता है और गायत्री मंत्र का कपड़ा उड़ जाता है। अमर की रूह गुस्से में आ जाती है, हर तरफ तबाही मचा देती है, कभी उल्टी चलती है, कभी दीवार पर चढ़ जाती है। वो इंसानों को मारती है और यहां तक कि बंकीमल का गोश्त तक खा जाती है। अब अमर ने अपनी हड्डियां तक जला दी थीं ताकि उसका जिस्म किसी को मिले ही ना और वो हमेशा स्मृति के जिस्म में कैद रहे। लेकिन जयदेव अब बदला लेने के लिए तैयार था। उसने गायत्री मंत्र वाला कपड़ा हाथ में बांधा, एक छोटा सा ओम लिया और स्मृति को उसी जगह ले गया जहां अमर का असली जिस्म छुपाया हुआ था। जैसे ही स्मृति नीचे गिरती है, अमर की रूह उसके जिस्म से निकलकर वापस अपने पुराने जिस्म में चली जाती है। ये पूरा प्लान बंकीमल ने ही समझाया था। वो रूह को दोबारा रूह बनाने चले थे। और फिर आखिर में दोनों मिलकर अमर की लाश को जला देते हैं। उसकी रूह हमेशा के लिए खत्म हो जाती है।